हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आपका 2 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड सेकेंडली, जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऑलरेडी सोल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं इस चैनल पे। आई होप सब तक आपने देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देखो। इस वीडियो में मैं सेक्शन डी और सेक्शन पूरा खत्म करा दूंगा, जिससे ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन पेपर है जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है 3 पार्ट्स में, करेक्ट। और एक क्वेश्चन पेपर मैंने पहले प्रोवाइड किया था जो कि बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है, और उसकी फ्री पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लीजिए। गूगल ड्राइव लिंक है, उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसके भी डिटेल्ड सॉल्यूशंस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। फिलहाल हम अब इसको कंटिन्यू करते हैं। And yes, before starting, I request you all to please like, share and subscribe to this channel. And जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं उनकी सारी आंसर्स की इसी चैनल पे अवेलेबल होंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेक्शन डी, अब 34th क्वेश्चन है, ए पार्ट। A liquid organic compound is taken in a dry test tube and a small piece of sodium metal is dropped into it। यार, ये सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। ये तो देखते ही मतलब कि समझ में आना चाहिए। एक ही रिएक्शन हमने पढ़ा है, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। कौन सा रिएक्शन पढ़ा है आपको पता है? बहुत ईजी है, इथेनॉल के साथ। यस, वेरी गुड, इथेनॉल के साथ हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है ना। और अब ये क्या कह रहा है? A colorless combustible gas is evolved. A colorless combustible gas is evolved. The gas burns with a blue flame and a popping sound. Pop sound, ये तो इतना मतलब क्लैरिटी है कि पॉप साउंड का मतलब ही हाइड्रोजन गैस है। आज तक हम यही पढ़ते आ रहे। तो हाइड्रोजन गैस समझ में आ गया। अब ये पहला पार्ट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द गैस एंड द लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड। गैस इज H2 गैस एंड लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज व्हाट? इथेनॉल। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना था, बहुत इजी है, करेक्ट। नेम द कंपाउंड, द प्रोडक्ट फॉर्म। तो प्रोडक्ट्स दो बनेंगे, एक तो H2 गैस बनेगा, साथ में क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड भी बनेगा। यस जी हाँ, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, दैट इज CH3CH2O Na+। साथ ही आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? C2H5OH प्लस Na गिव्स CH3CH2O Na प्लस H2। ठीक है, ये क्लियरली एनसीईआरटी से आप उठा के लिखोगे। B part, give a test to experimentally differentiate between a saturated and an unsaturated hydrocarbon. Again very easy, it is bromine water test आप यूज करोगे unsaturated और saturated hydrocarbon को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आपको बताना भी पड़ेगा कैसे। unsaturated hydrocarbons जो होते हैं ना, वो ब्रोमीन वाटर का कलर क्या होता है? रेड ब्राउन, तो उसको डीकलराइज कर देते हैं। लेकिन saturated hydrocarbons ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो सिंपली आंसर इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। एंड unsaturated डीकलराइज कर देते हैं रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर को, और सैचुरेटेड नहीं कर पाते। सो इजीली यू कैन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। सी पार्ट कह रहे थे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन्स A, B, C is -162 डिग्री सेल्सियस, -42.2 एंड -0.5। Which of these will have maximum number of carbon atoms in its molecule? बहुत इजी है, होमोलॉगस सीरीज का ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑब्वियसली, दैट्स कॉमन सेंस। एंड हमने पढ़ा है ये होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी में, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है एक सीरीज के अंदर, उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है। तो अब बताओ मुझे, इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है? देखो नेगेटिव में है वैल्यूज, तो -0.5 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -42 एंड इट इज ग्रेटर देन -162। तो सबसे ज्यादा किसका है? -0.5। तो डेफिनेटली उसी के अंदर कार्बन एटम सबसे ज्यादा होंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू जस्टिफाई। नेक्स्ट, इसी में और चॉइस में आपको गिवन है ए पार्ट, व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज। तो इसमें तो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन ही आएगी, वरना आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। क्या है? एक कंपाउंड्स की सीरीज है जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं कार्बन चेन के अंदर, और ऐसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। इसके कोई भी 2 कैरेक्टर्स लिखना, बहुत सारे लिख सकते हो आप। पहले लिख सकते हो कि एज वी गो डाउन ईच मेंबर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, करेक्ट। either you see it in the molecular mass or the formula as well। and आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्या बढ़ता जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। एंड ये भी लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज लेकिन सेम रहते हैं, क्योंकि सेम ही फंक्शनल ग्रुप पूरी सीरीज में आ रहा है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलती।
सो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। बी पार्ट, हाउ आर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्टेड टू अनसैचुरेटेड। ये भी बहुत अगेन एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा इन्होंने ना गड़बड़ कर दी है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई थिंक दे विश टू टेल कि इथेनॉल का एग्जांपल लेके अब बताना चाह रहे हैं कि इथेनॉल को जब हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पर हीट किया जाता है, अब इथेनॉल इज सैचुरेटेड ना, तो उससे क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड इथीन बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट, इथेनॉल से इथीन बन जाना, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। तो आपको उसका एग्जांपल देना था, रिएक्शन कंडीशन में 443 केल्विन और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 आना था। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ लेता अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, तो वो भी बहुत इजी है। उसके अंदर क्या करते, एडिशन रिएक्शन होता, करेक्ट, निकल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट हम यूज करते। आपको समझ में आ रही है बात? सो आप ऐसे करके भी मेंशन कर सकते हो, बट इसमें तो खैर आई थिंक दे वांटेड टू यू टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ कि इथेनॉल इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बनाना है, तो हम उसे 443 केल्विन और हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे। आपको पता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर्स का ना सारे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसकी कंसोलिडेटेड वीडियो भी इस चैनल पे अवेलेबल है। इस आई बटन पे आप जाकर देखेंगे तो आप उसे एक्सेस कर पाएंगे, आप जाके देखिए, एंड उसमें पूरा मैंने समराइज करके सारे मेंशन कर दिए हैं। इनफैक्ट वन शॉट्स भी अवेलेबल है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। सी पार्ट, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो अल्कोहल होता है ना, अब इंडस्ट्रीज में जाएगा तो लोग पीने लग जाएंगे, हमें उसे अनफिट बनाना है पीने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं पॉइजनस सब्सटेंसेस, जैसे कि मिथेनॉल। जब आप मिथेनॉल ऐड कर देते हो ना अल्कोहल्स के अंदर, सो डेफिनेटली इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इट इज पॉइजनस सब्सटेंस। मिथेनॉल इज पॉइजनस, कभी कभार डाइज भी डाल देती है अल्कोहल के अंदर, ठीक है, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई करा जा सके, और इसी को कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल की नेचर बदल गई, आपने अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस डाल दिए, जैसे मिथेनॉल, डाइज वगैरह, ब्लू कलर का कर दिया उसको, ये सब, ठीक है। 35th क्वेश्चन का ये पार्ट कह रहा है, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको लेबल करना है M और N, बहुत इजी है। M इज यूटरस एंड N इज फेलोपियन ट्यूब, या आप ओविडक्ट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। सेकंड कह रहे हैं राइट टू फंक्शंस ऑफ O, सो O इज ओवरी, तो ओवरी के दो फंक्शंस क्या होंगे, नंबर 1 फीमेल जर्म सेल प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं फीमेल जर्म सेल को, एग, ओके, एंड सेकंड हार्मोन्स प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन, ठीक है, इन गर्ल्स। एंड देन बी पार्ट कह रहे हैं स्टेट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू नो प्लेसेंटा इज अ डिस्क एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, क्या करता है, सबसे पहले नरिशमेंट देता है, फूड प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड काम क्या करता है, ऑब्वियसली अब फूड दे रहे हैं तो वो डेवलपिंग एम्ब्रियो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट करेगा, तो उसे रिमूव भी करना प्लेसेंटा का काम है। सी पार्ट, विच स्ट्रक्चर नीड्स टू बी ब्लॉक्ड सर्जिकली इन फीमेल्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका फिलोपियन ट्यूब, उसे ब्लॉक करना पड़ता है फीमेल्स में। ओविडक्ट भी लिख सकते हो। नाउ इसी में और क्वेश्चन में यहां कह रहा है द डायग्राम शोज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन अ स्टिग्मा, स्टडी द स्ट्रक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, नेम द पार्ट्स मार्क्ड बी एंड सी इन द डायग्राम, बहुत इजी है। बी क्या है, स्टिग्मा, sorry, style, stigma is this A part, B part is style, and then we have the ovary, but ये C part क्या है, C part it is actually ovules, और ovules के अंदर germ cell है, फीमेल germ cell, तो आप C part को पता है कैसे लिख सकते हो, ovules containing female germ cell, because NCERT में ना female germ cell करके लिखा हुआ है, so हालांकि एक्चुअली ovule ही है, बट आप रिस्क ना लो, आप ऐसे लिखो इसको, ovule containing female germ cell, simple as that, okay. Okay, what happens to the part marked C after fertilization takes place? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल है ना सी पार्ट, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू सीड, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड टू फ्रूट, पेटल सेपल फॉल कर जाता है। देन नेक्स्ट इसमें फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं नेम द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, नाम है पॉलिनेशन, ये तो 7th क्लास से पढ़ते आ रहे, आपके एनसीईआरटी में भी। मेंशन एनी वन एक्सटर्नल एजेंट विच परफॉर्म्स दिस प्रोसेस इन सम फ्लावर्स, मेनी एक्सटर्नल एजेंट्स आर देयर, विंड है, वाटर है, एनिमल्स है, कुछ भी लिख दो। डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ अबव प्रोसेस, देखिए दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा इज पॉलिनेशन, लेकिन अब किसका एंथर स्टिग्मा उससे डिटरमाइन होता है सेल्फ होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर हम सेम फ्लावर सेम है,
उसके एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर सेम नहीं है लेकिन सेम प्लांट के दो फ्लावर्स हैं, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन है। आप समझ रहे हो? से यहां तो एक ही फूल है, उस फूल के अंदर एंथोस्टिग्मा दोनों है, उसी में हो रही है पॉलिनेशन, कोई बात नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन इट इज। या फिर दो अलग फ्लावर्स हैं लेकिन प्लांट सेम है, रोज प्लांट के ही दो फ्लावर्स हैं और एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? जब आप दो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स लेते हो ना, तब इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई? So you can mention like that. 36th question, no matter how far you stand from a mirror, your image always appears erect and diminished. यार एक ही ऐसा मिरर है जिसका एक ही केस है जिसके अंदर सिर्फ इमेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। कौन सा? कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के तो 6 केसेस हैं, कन्वेक्स मिरर में है, कहीं भी खड़े हो जाओ आगे, हमेशा इमेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगी। सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर, इट इज कन्वेक्स मिरर। आप इसे कन्वर्जिंग मिरर भी लिख सकते हो। बी पार्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 10 centimeters and the object is placed at a distance of 30 centimeter, find the position of the image. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मिरर फॉर्मूला 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f। लेकिन आपको यहाँ पे विद साइन वैल्यूज डालनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -30 डालोगे, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ कन्वेक्स मिरर, तो आप +10 डालोगे, आपको इमेज आ जाएगी पॉजिटिव में आएगी, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ बिहाइंड द मिरर ऑन द अदर साइड। ठीक है, राइट साइड पे। Draw the ray diagram to show the image formation. You have to draw proper principal axis, focal length, सब कुछ आपको मार्क करना है, pole of the mirror, everything आप सब शो करोगे। D part, write any one use of this mirror in our daily life. Again, it is used in rear view mirror, सबसे main important जो vehicle के होता है rear view mirror, उसके अंदर use होता है to provide a wider field of view, correct? So yeah. Next, a thin lens A is positioned on the x-axis as shown in the figure below. An object of height 5 cm represented by the arrow is positioned 15 cm to the left of the lens A. Identify the lens. देखते ही पता लग रहा है it's a convex lens, converging lens, correct? Then we have draw the ray diagram to show the image formation by the lens for the above case. देखिए ये जो केस है आप इसको ध्यान से जरा देखो। फोकल लेंथ आपको समझ में आ रही है कितनी है? 10 है, बिकॉज फोकल लेंथ इज द ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, इट इज 10 सेंटीमीटर्स, करेक्ट? सेंटीमीटर्स ही लोगे क्योंकि ये सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है। तो आपने देखो अब 2f क्या होगा? फोकल लेंथ का डबल, दैट इज 20। तो ये कौन सा केस है? आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? f और 2f के बीच में रखा है आपने ऑब्जेक्ट को, तो ये वो वाला केस है। तो यहां पे इमेज कहां बनेगी? ऑब्वियसली इस साइड पे बनेगी, बट बियॉन्ड 2f बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? लेंस फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, जहां पे आपको विद साइन वैल्यूज डालनी है। अगेन आप पोजीशन डालोगे -15 सेंटीमीटर्स, फोकल लेंथ क्या डालोगे? +10 सेंटीमीटर्स, और आपको पता लग जाएगा पोजीशन ऑफ द इमेज। हाइट कैसे निकालोगे? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करके। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज? m is equals to plus v by u। अगेन आपको विद साइन v और u की वैल्यू डालनी है, आपके पास आ जाएगा हाइट। एंड यस, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप हाइट निकाल सकते हो इमेज की। मैग्निफिकेशन इक्वल टू प्लस v by u, इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऐसे आप क्रिस क्रॉस करके कैलकुलेशंस कर लेना। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ दिस लेंस इन आवर डेली लाइफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या यूजेस होंगे इसके अंदर? मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होता है, अरे हमारे चश्मों के अंदर यूज होता है, स्पेक्टिकल्स जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर करते हैं, आपने पढ़ा है ना, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर इट्स करेक्शन। एंड या साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली वीडियो में करेक्शन है, आई थिंक मैंने मायोपिया का जो क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर शायद बोला है, एज फार एज आई रिमेंबर। कनकेव मिरर इज द राइट आंसर, इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर एंड इट इज यूज्ड फॉर द करेक्शन फॉर मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के लिए उसका आंसर है कनकेव लेंस, इसका आंसर है हाइपरमेट्रोपिया का कन्वेक्स लेंस। सो प्लीज रिमेंबर दैट। आई थिंक आई हैव सेड रॉन्ग इन द प्रीवियस वीडियो, आप यहीं पे बता दो जो यहां तक पहुंचे हैं, गलत ना आप लर्न करें प्लीज बिल्कुल भी। मायोपिया के लिए इट इज कनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया के लिए इट इज कन्वेक्स लेंस। ओके ओके, सेक्शन ए पे आ जाइए जल्दी से, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस, उसके बाद हम खत्म कर देंगे ये। A soap is a sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid, ये सब आपको दिया हुआ है।
ये सब कुछ नहीं पढ़ना, सीधा आओ, सिंस सोप सॉल्यूशंस आर बेसिक, ये सब कुछ भी नहीं। ए पार्ट, इफ टू सैंपल्स ऑफ वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट आर टेकन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू यूजिंग सोप सॉल्यूशन? बहुत इजी है यार। सोप हार्ड वाटर के साथ एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिसको स्कम कहते हैं व्हाइट कलर का, इट इज फॉर्म्ड, लेकिन सॉफ्ट वाटर के साथ नहीं बनाता है, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बी पार्ट, फॉर द अबव केस इन सोप सॉल्यूशन, इफ सोप सॉल्यूशन इज नॉट अवेलेबल, कैन वी यूज डिटर्जेंट टू डिस्टिंग्विश? नो, यू कैन नॉट यूज डिटर्जेंट, बिकॉज डिटर्जेंट दोनों के साथ नहीं बनाएगा स्कम। किसी एक के साथ बनाता तो हम आइडेंटिफाई कर पाते कि अच्छा इसके साथ बना रहा है, ये हार्ड वाटर है, इसके साथ नहीं बना रहे, सॉफ्ट है। लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ भी इफेक्टिव है, सॉफ्ट वाटर के साथ भी इफेक्टिव है, तो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। सी पार्ट, ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ डर्ट वाई इज एजिटेशन, एजिटेशन मतलब जोर जोर की जो थापी से पीटते हैं कपड़ों को, वाई इज इट नेसेसरी टू ड्रॉ द क्लोथ्स क्लीन? बिकॉज मिसल्स बन चुके हैं, दे हैव ट्रैप्ड द ऑयल। अब उन मिसल्स को डिटैच करना है, अलग करना है क्लॉथ से, ताकि वो ऐसे उड़ जाए, अलग हो जाए, तो उसके लिए एजिटेशन नेसेसरी होती है टू क्लीन इट। गिव वन एडवांटेज ऑफ सोप्स ओवर डिटर्जेंट्स, यार बहुत इजी है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, करेक्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। डिटर्जेंट आर्टिफिशियल होते हैं, दे आर सिंथेटिक एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, so definitely soaps are better than detergents any which ways. Yeah, D part, identify the structure given above, it is a micelle, okay, MICELLE, and then redraw and you have to label it as well. तो आप लेबल आई होप सो कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं, ये क्या है? इट इज़ आयनिक एंड Na+, और यहाँ पे जो ये है लॉन्ग कार्बन चेन, दिस इज द नॉन आयनिक एंड, करेक्ट, एंड बीच में यू हैव द ऑयल ड्रॉपलेट। तो ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो आयनिक नॉन आयनिक एंड कौन से हैं, एंड देन या redraw and then label it, it's fine. Okay, next question, 38th question. A scientist crosses a tall pea plant capital T with a dwarf pea plant small t. He gets all tall pea plants in the F1 generation. ठीक है? If now the pea plants of F1 generation are selfed, then he obtains pea plants of F2 generation. Make a cross and answer the following questions. तो क्रॉस तो आपको एनी विच वेज बनाना ही बनाना है। पहले F1 के लिए बनाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या आएगी? प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी कैपिटल T स्मॉल टी। वो पूछा भी है ये पार्ट में, राइट द जीनोटाइप ऑफ F1 प्रोजेनी, तो आप लिख सकते हो कैपिटल T स्मॉल टी। अब कैपिटल T स्मॉल टी और कैपिटल T स्मॉल टी को वापस सेल्फ करना है, बिकॉज उसने कहा है F1 के बच्चों को आपने सेल्फ करना है, तो F2 जनरेशन आएगी, तो वो कैसी आएगी? कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, चार ऐसे आएंगे, ठीक है। बी पार्ट वो कह रहे हैं गिव अ रीजन व्हाई ऑल टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन द F1 प्रोजेनी। बहुत इजी है। टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, इट सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव ट्रेट विच इज ड्वार्फनेस, एंड मोर ओवर क्योंकि प्रोजेनी के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल T आ ही रहा है हर बच्चे में, सो डेफिनेटली इट विल शो इट्स प्रेजेंस ओनली। आप मेंडल के लॉज भी मेंशन कर सकते हो यार। सी पार्ट, व्हाट विल बी द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन? देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1, बिकॉज 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, ठीक है। और जीनोटिपिक क्या हो जाएगा? 1:2:1। क्यों? क्योंकि एक है कैपिटल T इस टू 2, वो 2 कौन से हैं? कैपिटल T स्मॉल टी, और इस टू 1, वो एक अकेला 1 क्या है? स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक में आपको प्रॉपर मेंशन करना है जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट अगेन किया है। तो सबसे पहले क्रॉस बनाओगे, उसके बाद आपने ABC आंसर करना है। सी पार्ट क्या कह रहा है? व्हेन अबव F1 प्लांट्स आर क्रॉस पॉलिनेटेड विद प्लांट्स हैविंग स्मॉल टी जीन्स। अब F1 के प्रोजेनी क्या थी? कैपिटल T स्मॉल टी, तो आप कैपिटल T स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ अब वापस से कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, ठीक है। A total of 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium height or short? तो अब मेरी बात ध्यान से समझो। ये जो टॉल कहते हैं ना, ये टॉल बेसिकली कैपिटल टी को कह रहे हैं, मीडियम हाइट ये कैपिटल T स्मॉल टी को कहते हैं, और शॉर्ट ये स्मॉल टी को कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कैपिटल T स्मॉल टी एंड स्मॉल टी को जब हम करते हैं सेल्फ, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास 2 कैपिटल T स्मॉल टी आते हैं एंड 2 स्मॉल टी आते हैं। तो डेफिनेटली कैपिटल T 2 है जिसमें कैपिटल T स्मॉल टी है, तो वो
टॉलनेस के दो आ गए, हमारे पास दो छोटे वाले शॉर्ट आ गए। अब 800 प्लांट्स हैं तो आप रेशो कैलकुलेट कर लो ना, रेशो क्या आ रही है, 1:1 आ रही है, टॉल इज टू ड्वार्फ। तो 1:1 रेशो आ रही है तो आप कैसे निकालोगे, हाफ हाफ हो गया ना, मतलब वैसे भी आप फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1:1 रेशो है तो टॉलनेस कितने होंगे, 1 अपॉन टोटल, टोटल इज 1 + 1 2, तो हाफ ऑफ 800 दैट इज 400 एंड हाफ ऑफ अगेन 800 400, सो 400 टॉल 400 शॉर्ट। बात समझ में आई। अगर ये अलग वे से होता, जैसे कि आपसे पूछा जाता अब इस क्वेश्चन के लिए, इसमें फिनोटिपिक रेशो 3:1 आ रही थी ना, 3 टॉल थे एक छोटा था, आप इसमें कैसे निकालते, आप इसमें टॉल कैसे निकालते, 3/3 + 1 दैट इज 4, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 800 जो कि कुछ प्लांट्स आते, एंड 1/4 आपके ड्वार्फ प्लांट्स आते। इस सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, खैर वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन में तो इन्होंने ये वाला पूछा है, सो यहाँ पे तो 400 होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 39th, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, आपको ध्यान से इसको एनालाइज करना है। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच S2 इज क्लोज्ड, मुझे बताओ S2 जब क्लोज होगा तो ऑब्वियसली B1 का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड B1 बल्ब ओनली विल ग्लो, सिंपल एज दैट। बी पार्ट, राइट द कलर ऑफ द इंसुलेशन यूज्ड फॉर न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर, बहुत इजी, न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, लाइव वायर का कलर क्या होता है, रेड होता है, अर्थ वायर का ग्रीन होता है। सी पार्ट, राइट एनी 2 एरर्स इन द सर्किट, कौन से 2 एरर्स आपको दिख रहे हैं यार, सबसे पहला एरर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि फ्यूज गलत कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर, फ्यूज को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो यहाँ फ्यूज इज कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर, नो, फ्यूज को आपको लाइव वायर के साथ हमेशा कनेक्ट करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट एरर दैट यू हैव। सेकेंड एरर क्या है, बल्ब B2 इज नॉट कनेक्टेड टू द न्यूट्रल वायर, आप ध्यान से देखो B2 को अर्थ वायर से इन्होंने कनेक्ट कर दिया, नो, जैसे कि यहां पे B1 को न्यूट्रल से कनेक्ट किया, B2 को भी न्यूट्रल से कनेक्ट करना बनता था, तो ये एक और एरर है यहां पे। और कौन से एरर हो सकते हैं, देखिए S1 S2 दोनों स्विचेस सिर्फ B1 सर्किट में है और कोई स्विच B2 सर्किट में है ही नहीं, आप ध्यान से देख लो, B1 का सर्किट क्या है, ये है B1 का सर्किट, दोनों ही स्विचेस B1 के लिए, B2 के लिए कोई स्विच ही नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से जरा देखोगे। सो ये एक और एरर है, तो 3 एरर्स मैंने आपको बता दिए। अब सी पार्ट कह रहे हैं डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अर्थ वायर, यार ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अर्थ वायर क्या करता है, इट इज कनेक्टेड टू द मेटालिक बॉडीज टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ करंट, और कैसे करता है, अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, अब रेजिस्टेंस किसी चीज की कम हो जाएगी तो सारा करंट उसके पास चला जाएगा ना, सो वही चीज है, और वो अर्थ से कनेक्टेड है तो सारा ग्राउंडिंग कर देता है, अर्थ में ले जाता है सारा करंट, तो ऑब्वियसली ओवरलोडिंग से बचाता है, लीकेज ऑफ करंट से बचाता है मेटालिक अप्लायंसेस को, और वो खराब नहीं होते, सो ऐसे वर्क करता है। सो आपको बताना है लो रेजिस्टेंस होती है, ये सारा करंट खींच के ग्राउंड में ले जाते हैं अर्थ के पास। सो या विद दिस वी कंप्लीट अनदर इंपॉर्टेंट पेपर। तो अब आपके पास 2 पेपर हो चुके हैं, एक ये वाला जिसके 3 पार्ट्स मैंने डाले हैं इस चैनल पे, और एक जिसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की है क्वेश्चन पेपर के साथ, और साथ ही साथ क्या एक और चीज मैंने आपको दी है, उसके सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं इस चैनल पे, आप जाके वो देख लो फटाफट से, ठीक है। और वो सारे जो पिछले पेपर जो मैंने करवाया था उसके सभी के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फॉर श्योर, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हो। एंड विद दिस यस, अब सीधा आपको आंसर की इसके साथ मिलेंगे हम इस चैनल पे। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, डोंट टेक स्ट्रेस, आराम से सब कुछ करो एंड यू विल रॉक इट। एंड ये 2 पेपर्स आपने कर लिए ना जो मैंने इस चैनल पे डाले हैं, आपका काफ़ी अच्छा जाएगा पेपर, ये मैं लिख के आपको देता हूँ, एक ये वाला पेपर और एक जो मैंने पहले करवाया था, ये 2 पेपर्स आपने कर लिए, बहुत अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। ऑल द बेस्ट यू स्टूडेंट्स, एंड यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।